राजस्थान के दरियागंज में मोहनलाल का तबादला हुआ था। इसी वजह से मोहनलाल के बच्चे उससे हमेशा नफरत करते। क्या पता क्यों इस खंडहर में आकर बस गए हैं। मैंने पिताजी से कहा भी था कि अपना तबादला ना करवाएं, लेकिन हम बच्चों की सुनता कौन है। ये बचपन से ही हमारी बात नहीं सुनते थे, तो फिर आज क्यों सुनेंगे। अजय और राधिका झगड़ा कर ही रहे थे कि वहाँ मोहनलाल आ गया। बड़ा शोर कर रहे हो तुम दोनों, क्या बात है? अब ये जगह हमें बहुत पसंद आई। मैं और भैया बस यही बात कर रहे थे। पिताजी, ये झूठ बोल रही है। अभी थोड़ी देर पहले ही इस जगह की बुराई कर रही थी। मैं जानता हूँ बच्चों, तुम्हें ये जगह बिल्कुल पसंद नहीं आई, लेकिन घर चलाने के लिए मुझे ये कदम उठाना ही पड़ा। उन्हें दरियागंज में आकर 1 हफ्ता हो गया था। एक दिन मोहनलाल के ऊपरी विभाग के कर्मचारी ने उससे कहा, हमें ऊपर से आदेश आया है कि हमें रेगिस्तान जाकर एक कुआं ढूंढना है। रेगिस्तान में कुआं? ये कैसा मजाक है? मजाक नहीं, सच है। मैं अकेले ये कुआं कहाँ ढूंढूंगा? मुझे साथ में और 2 व्यक्ति चाहिए, ताकि जो भी हो उस पर मैं चर्चा कर सकूं। अच्छा ठीक है, मैं साहब से बात करूंगा। मोहनलाल जाकर सारी बातें अपने बच्चों को बताता है। मैं वहाँ से हफ्ते 2 हफ्ते में वापस आ जाऊंगा। तुम मेरी फिक्र मत करो और अपना और राधिका बिटिया का ध्यान रखना। जैसा आप कहें पिताजी, मैं आपके आने का इंतजार करूंगा। अगले ही दिन मोहनलाल और उसके साथ 2 कर्मचारी सीमा और सह कर्मचारी भगवंत रेगिस्तान में कुआं ढूंढने जाते हैं। सब अपने जूते कस के पहन लो, यहाँ बिच्छू और कई सारे सांप भी हैं। अगर मेरे घर का लोन ना होता तो मैं यहाँ कभी नहीं आती। क्या करूँ, मजबूर जो हूँ। हमें हमारे लक्ष्य से दूर नहीं भटकना चाहिए। दूर दूर तक कोई घर आदमी दिखाई नहीं दे रहा है, चारों तरफ रेत ही रेत है। इस वजह से हमें परेशानी हो रही है। जैसे ही मोहनलाल कुछ दूर चल कर गया, उसे भ्रम हुआ कि उसने सामने समंदर देखा है। वो देखो, मुझे वहाँ पर पानी नजर आ रहा है। रुक जाओ, उस तरफ मत जाओ, वहाँ हम मुसीबत में भी पड़ सकते हैं। भगवंत की बात मोहन बिल्कुल भी नहीं सुनता और उस भ्रम के पास दौड़ा चला जाता है। यहाँ तो कुछ भी नहीं है, मतलब वो मेरा भ्रम था। मैंने सुना है कि रेगिस्तान में अगर भ्रम हो तो सच भी आसपास ही होता है। वहाँ देखो, एक कुआं नजर आ रहा है, उस तरफ चलो। उस आम के पेड़ के पास एक कुआं है, वही असली कुआं है। सीमा, भगवंत और मोहनलाल जब उस तरफ भाग कर गए तो वहाँ जाकर उन्होंने देखा कि वहाँ पर एक पुराना कुआं है और वहीं एक आम का पेड़ भी लगा हुआ है, जिसे देखकर सब खुश हो गए। लेकिन भगवंत समझ गया था कि कुछ तो गड़बड़ है। ठहर जाओ, उस तरफ मत जाओ। अरे धोखा मेरे साथ एक बार हो गया, बार बार थोड़ी होगा। मोहनलाल और सीमा खुशी खुशी भागते हुए उस कुएं के पास चले गए और जैसे ही वो उस कुएं के पास पहुँचे, कुएं में झांकने लगे। आम के पेड़ के उस डाली ने उन्हें कुएं के अंदर ढकेल दिया। राम 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 राम, हे भगवान, मैं कहाँ जा रहा हूँ? मुझे कुछ हो ना जाए, फिर मेरे बच्चों का क्या होगा? नहीं नहीं, ऐसे कैसे हो गया? रुको, मैं भी आता हूँ। उनके कुएं में जाते ही भगवंत भी उसी कुएं के पास चला गया। आम के पेड़ ने अपनी डालियों की मदद से उसे भी कुएं में धकेल दिया। तीनों कर्मचारी आम के पेड़ की वजह से कुएं में गिर गए। मम्मी, गलती कर दी मैंने जो यहाँ आ गई। हे भगवान! चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, यहाँ कुछ नहीं होगा। वो कुआं पूरा आम रस यानी मैंगो शेक से भरा हुआ था। तुम दोनों को तैरना तो आता है ना? कब से तैर ही तो रही हूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये किस चीज का कुआं है। सुगंध तो आम की आ रही है। रुको, मैं पीकर बताता हूँ। ये तो मैंगो शेक का कुआं है। तुम सब भी ये मैंगो शेक पीकर देखो तो। और जैसे ही मोहनलाल के साथी सीमा और भगवंत ने मैंगो शेक पिया, उस आम के पेड़ ने उन्हें वापस ऊपर खींच लिया और बोला, धन्यवाद जो तुमने मुझे मुक्त किया। मैं यहाँ 400 सालों से
कैद था। हमने कैसे मुक्त किया? मैं कुछ समझा नहीं और तुम्हारा ये तरीका बहुत गलत है। उस आत्मा को बोलता हुआ देखकर सभी हैरान और भौचक्के रह गए। लेकिन तुम हो कौन और ये दशा तुम्हारी कैसे हुई? तब जाकर उस आम के पेड़ ने अपने श्राप की कहानी सुनाई। मैं और मेरे साथी तीर्थ यात्रा पर यहीं से जाया करते थे। रेगिस्तान में उस वक्त कई लोगों का आना जाना हुआ करता था, लेकिन एक दिन आगे रेगिस्तान शुरू होने वाला है। याद रखना, हमारे पास पीने को पानी नहीं है। मैं तो कहता हूँ हमें दूसरे रास्ते से चलना चाहिए। अरे क्यों भाई, ये रास्ता सीधा हमें तीर्थ स्थल लेकर चलेगा। हमें रेगिस्तान में आकर पूरे 3 दिन हो चुके थे। हमारा पानी, खाना सब खत्म हो गया था। तब हमें एक साधु नजर आए जो तीर्थ के लिए ही जा रहे थे। वो देखो, वहाँ पर एक साधु, उनके पास कुछ रखा हुआ है। चलो चलकर देखते हैं, शायद उनके पास कुछ पीने का हो। वहाँ चलकर हमें देखना चाहिए। और जैसे ही हम साधु के पास गए जो उस वक्त आराम कर रहे थे, हमने उनके पास देखा कि मैंगो शेक रखा हुआ है। जैसे ही हमने मैंगो शेक देखा, हमारा मन ललच गया और हमने सारा का सारा मैंगो शेक पी लिया। दुष्ट बालक, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। अब से तुम इसी रेगिस्तान में अटके रहोगे जब तक कोई राहगीर तुमसे आकर मिल न जाए। तुम एक आम का पेड़ बन जाओगे और तुम्हारा साथी आम रस का कुआं बन जाएगा और तुम दोनों की आत्मा इसी में भटकती रहेगी। अलख निरंजन। मोहनलाल और उसके साथी सारी बातें समझ गए थे। तब उनमें से भगवंत ने आम के पेड़ से पूछा, तो तुम मुक्त कैसे हो पाओगे? इसका कोई उपाय? मेरे इस पेड़ से एक आम तोड़कर उसकी गुठली को उपजाऊ जमीन पर लगाना होगा। जैसे ही वो एक पौधे के रूप में आएगा, हम मुक्त हो जाएंगे। और ये मैंगो शेक का कुआं? तब ये कुआं हर उस आम के पेड़ के पास होगा जो मेरे आम की गुठली से बना हो। इससे हमें आजादी मिलेगी और लोगों को आम का पेड़ और मैंगो शेक मिलता रहेगा। यही हमारी आजादी का रहस्य है। मोहनलाल, भगवंत और सीमा सबने उस आम के पेड़ से कई सारे आम तोड़े और रेगिस्तान से निकलकर हर जगह उस आम की गुठली को जमीन में गाड़ दिया और कई सारी गुठलियों से बहुत सारे पौधे बन गए। भगवान करे कि उन्हें आजादी मिल जाए। मैं बहुत सारा मैंगो शेक पीऊंगा। मोहनलाल ने अपने घर के बाहर भी एक आम का पेड़ लगा दिया, जो कि अगले दिन ही बड़ा सा पेड़ बन गया और उसके नीचे ही जादुई मैंगो शेक का कुआं भी आ गया, जिसमें पीले रसीले आम का रस था। असली ठंडा मैंगो शेक। राधिका और उसका बेटा अजय ये देखकर हैरान हो गए थे। पिताजी, पिताजी, ये देखिए, ये मैंगो शेक का कुआं हमारे यहाँ कैसे? आपने कल ही गुठली बोई थी, आज ये इतना बड़ा आम का पेड़ कैसे बन गया? क्या माजरा है? सब कुछ जानते हुए भी आप चुप क्यों हैं? तब जाकर मोहनलाल ने बच्चों को सारी बातें बताई। उस आम के पेड़ के आत्मा को आजादी मिल चुकी थी और उन्हें उनका मैंगो शेक का कुआं मिल गया था। मोहनलाल हर एक तीर्थ यात्री और राहगीर को मैंगो शेक फ्री में पिलाता। मोहनलाल और उसके बच्चों को अब दरियागंज पसंद आने लगा था। एक बार की बात है, राजस्थान के एक गांव में बहुत गर्मी पड़ने लगी, जिस वजह से सारे गांव में पानी की समस्या होने लगी। अब गांव के लोगों के पास खाना बनाने के लिए और पीने के लिए पानी बिल्कुल भी नहीं था। इस गांव के लोग पानी लेने के लिए दूसरे गांव में जाने लगे, पर गर्मी की वजह से उस गांव में भी पानी की कमी पड़ गई और वहां का पानी भी सूख गया। चारों तरफ पानी की त्राही त्राही हो गई। लगता है इस बार गर्मी से मर ही जाएंगे। सचमुच इस भयानक गर्मी ने तो जीना मुश्किल कर दिया है। लोग बोलते हैं जल ही जीवन है, पर जब जल ही नहीं रहेगा तो जीवन भी खत्म हो जाएगा। बहन, मैं तो बहुत परेशान हो गया हूँ। घर में पीने के लिए एक गिलास पानी तक नहीं है। समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ। हमारे घर का भी यही हाल है। परिवार में 5 लोग हैं और सिर्फ 1 मटका पानी बचा हुआ है। आदमी अपने घर जाता है और घड़े में हाथ डालता है
तो देखता है घड़ा बिल्कुल सूखा पड़ा है। ये घड़ा भी खाली हो गया। अब तो प्यास से मरना ही पड़ेगा। हे भगवान, अब तो आप ही बचा सकते हो। तभी इस आदमी की गाय आवाज करने लगती है। गाय के रम्हाने की आवाज सुनकर आदमी गौशाला की तरफ आता है। ओह, लगता है गाय को भूख लगी है। वो एक गठरी सूखा चारा गाय को देता है और वापस अपने घर आ जाता है। पर कुछ ही देर में गाय फिर से रम्हाने लगती है। अरे अभी तो चारा डाला था, फिर भी आवाज कर रही है। वो गाय के पास जाता है और देखता है कि गाय ने वो चारा नहीं खाया है। लगता है गाय को हरा चारा चाहिए, इसे सूखा चारा पसंद नहीं आ रहा। वो आदमी हरा चारा लाता है और गाय को देता है। पर चारा देने के बाद जैसे ही वो घर जाने के लिए मुड़ता, गाय फिर से रम्हाने लगती है। आदमी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि गाय चारा देने के बाद भी आवाज क्यों कर रही है। वो गाय के पास आता है और देखता है कि गाय का गला सूखा हुआ है और वो जोर जोर से सांसें ले रही है। ओहो, लगता है गाय को प्यास लगी है। अब क्या करूं? मेरे पास तो खुद ही पीने के लिए पानी नहीं है, गाय के लिए कहां से लाऊं? गाय और जोर जोर से हाँफने लगती है। लगता है इसको बहुत तेज प्यास लगी है। अगर यही हाल रहा तो ये मर जाएगी। नहीं नहीं, मुझे गौ हत्या का पाप अपने सिर पर नहीं लेना है। वो आदमी गाय को खूंटी पर से खोल देता है और उसे गौशाला से बाहर की तरफ हाँक देता है। गाय को सचमुच पानी की प्यास लगी है, इसीलिए खूंटे से छूटते ही वो नदी की तरफ दौड़ पड़ती है। पर जैसे ही गाय नदी के पास पहुंचती है तो वो देखती है कि नदी पूरी तरह सूख चुकी है। यहाँ तक भागते भागते गाय का गला बहुत सूख चुका है और वो प्यास के कारण नीचे गिर जाती है और जोर जोर से हाँफने लगती है। इस रास्ते एक बूढ़ी औरत और उसका पोता गुजर रहे थे। गाय के हाँफने की आवाज सुनकर वो बूढ़ी औरत गाय के पास आती है। औरत के हाथ में पानी की बाल्टी है। लगता है गाय को बहुत प्यास लगी है। अगर इसको जल्दी से पानी नहीं पिलाया तो ये मर जाएगी। दादी, हमारे पास तो सिर्फ एक ही बाल्टी पानी है। अगर ये पानी हम गाय को पिला देंगे तो हम क्या पिएंगे? बेटा, इस समय इस पानी की हमसे ज्यादा जरूरत इस गाय को है। तुमने सुना है कि कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं और बाद में अमृत पिलाने से क्या फायदा? दादी, इसका क्या मतलब होता है? बेटा, इसका मतलब होता है कि अगर कोई प्यासा है और उस समय अगर हम उसे पानी नहीं पिलाएंगे तो कभी बाद में अमृत पिलाने का कोई भी मूल्य नहीं है। इसीलिए हमें किसी की मदद तब करनी चाहिए जब उसे हमारी मदद की सबसे ज्यादा जरूरत हो। ठीक है दादी, इसे पानी पिला दो। बूढ़ी अम्मा गाय के सामने पानी की बाल्टी रखती है और गाय पूरा पानी पी लेती है। पानी पीने के बाद गाय हाँफना बंद कर देती है और ये दोनों घर की तरफ चलते हैं। तो गाय भी इनके पीछे पीछे इनके घर आती है। जैसे ही शाम होती है तो लड़के को प्यास लगती है। दादी, बहुत प्यास लगी है। बेटा, घर में पानी तो नहीं है, देखती हूँ, क्या पता ये गाय दूध दे दे। बूढ़ी अम्मा गाय के पास दूध दूहने के लिए जाती है तो देखती है कि गाय दूध के बजाय मैंगो का जूस दे रही है। अरे वाह, ये गाय तो ठंडा ठंडा मैंगो का जूस दे रही है। बूढ़ी अम्मा बाल्टी भर के मैंगो का जूस लाती है और इसमें से एक ग्लास मैंगो शेक लड़के को देती है। लड़का मैंगो का जूस पीता है। अरे वाह दादी, ये तो बहुत ही स्वादिष्ट है और ठंडा भी। इससे तो मेरी प्यास बुझ गई। एक गिलास मैं भी पीती हूँ। अम्मा भी एक गिलास मैंगो का ठंडा ठंडा जूस पी लेती है। अरे वाह, ये तो सचमुच बहुत स्वादिष्ट है। तभी बूढ़ी औरत के घर वो आदमी आता है जिसने गाय को घर से निकाल दिया था। बहुत प्यास लगी है अम्मा, जल्दी से थोड़ा पानी दे दो पीने को, नहीं तो मैं प्यास से मर जाऊंगा। बूढ़ी अम्मा बाल्टी में से एक गिलास मैंगो का ठंडा जूस इस आदमी को पीने के लिए देती है। मैंगो जूस पीकर आदमी की प्यास बुझ जाती है।
अम्मा, तुम्हारे पास ये ठंडा मैंगो जूस कहाँ से आया? मुझे नदी के किनारे एक गाय मिली जो ठंडा मैंगो का जूस देती है। जब आदमी ने गाय को देखा तो वो बहुत शर्मिंदा हुआ, क्योंकि उसने उस प्यासी गाय को मरने के लिए बाहर छोड़ दिया था और आज उसी गाय ने उसकी जान बचाई थी। वो अपने घर चला जाता है, तभी दरवाजे पर एक साधु आता है। भिक्षाम देहि माई। बूढ़ी अम्मा साधु के पास एक कटोरी चावल ले जाती है। बहुत प्यास लगी है अम्मा, कुछ पीने को दे दो। बूढ़ी औरत बाल्टी में से एक गिलास ठंडा मैंगो का जूस साधु को देती है, जिसे पीकर साधु की प्यास मिट जाती है। आज तुमने एक प्यासे साधु की प्यास बुझाई है, सदा सुखी रहो। साधु बूढ़ी अम्मा को आशीर्वाद देता है और बूढ़ी अम्मा की झुकी हुई कमर सीधी हो जाती है। ये देखकर अम्मा बहुत खुश हो जाती है। भला हो गाय माता का, आज इनकी वजह से मेरी कमर सही हो गई। अब बूढ़ी अम्मा पूरी तरह स्वस्थ हो गई थी और वो ठंडा मैंगो का जूस पिलाकर सभी गांव वालों की प्यास बुझाने लगी। सोनू एक कबाड़ी था। वह घरों के कबाड़ इकट्ठा करके बेचा करता था। उसे मजबूरन यह काम करना पड़ता था। सब इतने अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, पता नहीं मुझे कब अच्छे कपड़े पहनने को मिलेंगे। मुझे तो बस एक कबाड़ बीनने के लिए भेज देते हैं। एक दिन उसे रेडी पर आम बिकते हुए दिखते हैं, जिनको देखकर उसके मुंह में पानी आ जाता है। वह रेडी वाले के पास जाता है। भैया एक आम दे दो, बहुत भूख लगी है। 30 रुपए का एक आम है, ला 30 रुपए। मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो मेरे पास भी आम नहीं है, चल भाग यहाँ से। दुकानदार उसे धक्के मारकर वहां से भगा देता है। सोनू ललचाई आंखों से आमों को देखता हुआ वहां से चला जाता है। चलते चलते वह एक पार्क में पहुंचता है। वहां पर प्रकाश और अनिल नाम के 2 लड़के आम खा रहे होते हैं। हाँ भाई, यार देख मेरे पापा इतना अच्छा आम लेकर आए हैं। अरे वाह, आम तो देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है। चल जल्दी से निकाल और खाते हैं। ये कोई आम नहीं है, बहुत खास आम है। महंगा भी बहुत होगा। बहुत महंगा है, मेरे पापा ने बाहर से मंगाया है। मुझे आमों का बहुत शौक है ना, इसलिए। आम खाना तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। अब और सब्र नहीं हो रहा, जल्दी से आम निकाल, खाते हैं। अनिल और प्रकाश आम को खा रहे होते हैं, तभी वहां सोनू पहुंच जाता है और उन्हें आम खाते देख अपने होठों पर जीभ फिराता है। अरे इस कबाड़ी को देख, हमें आम खाते देखकर कैसे ललचा रहा है। क्या फटी हुई आंखों से देख रहा है? क्या कभी आम नहीं देखा? खाना है क्या आम? सोनू हाँ में गर्दन हिला देता है। वो उसकी तरफ आम बढ़ाते हैं। जैसे ही सोनू आगे बढ़ता है, वह आम को पीछे खींच लेते हैं और सोनू आम को पकड़ने के लालच में मुंह के बल गिर जाता है। आया बड़ा आम खाने वाला, औकात है तेरी? औकात तो गुठली के लायक भी नहीं है। कितना महंगा आम है, इसकी तो खुशबू लेना भी महंगा पड़ सकता है तेरे को। प्रकाश और अनिल उस पर हंसते हैं। सोनू वहां से मायूस होकर निकल जाता है और कंधे पर अपनी कबाड़ की थैली लटकाकर चल देता है। चलते चलते उसे एक साधु महाराज मिलते हैं, जो बेहोश होकर जमीन पर गिरे हुए होते हैं। वह उन्हें देखकर उनके पास दौड़ कर जाता है। महाराज क्या हुआ? अब बेहोश कैसे हो गए? मुझे इनको पानी पिलाना चाहिए। सोनू भागा भागा पास की नदी से पानी लेकर आता है और साधु महाराज के मुंह पर छिड़कता है। साधु महाराज को होश आ जाता है। सोनू को अपने पास देखकर साधु महाराज उससे कहते हैं, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? और मैं जमीन पर कैसे गिरा? मुझे कुछ याद नहीं है। साधु महाराज, गर्मी होने की वजह से आप बेहोश हो गए थे। मैंने पास की नदी से पानी लाकर आपके ऊपर छिड़का और पिलाया है, जिसकी वजह से आपको होश आ गया। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटा कि तुमने मेरी फिक्र की। महाराज, ये तो मेरा फर्ज था। पर तुम इतने उदास क्यों लग रहे हो? तुमसे किसी ने कुछ कहा है क्या?
सोनू साधु को सारी बात बता देता है और अपने आम खाने की इच्छा को व्यक्त करता है। साधु सोनू की बात सुनकर उसको दिलासा देते हैं और कहते हैं, सोनू, तुमने मेरी मदद की है। मैं तुम्हें ये कमंडल देता हूं। इसमें आमरस निकलेगा। उसको जितनी बार तुम उल्टोगे उतनी बार आमरस निकलेगा। अब तुम जितनी बार चाहो और जितना चाहो आमरस पी सकते हो। साधु सोनू को कमंडल देता है। कमंडल पाकर सोनू बहुत खुश होता है और जी भर के आमरस पीता है। अपने साथ साथ वह और गरीब लड़कों को भी आमरस पिलाता है जो आमरस पीने में असमर्थ थे। एक बार जब सोनू कमंडल में से आमरस निकालकर पी रहा था और अपने दोस्तों को पिला रहा था, तब अनिल और प्रकाश उसे देखते हैं। प्रकाश, ये तो वही लड़का है ना जिसको हमने आम खाने नहीं दिया था और उसको धक्के देकर भगा दिया था। ये तो वही कबाड़ी है ना? हाँ, है तो वही, पर वो तो कबाड़ी था। उसके पास इतने महंगे आमों का आमरस कहां से आ रहा है? और इतना सारा आमरस कि वो और बाकी बच्चों में भी बांट रहा है। इसका तो पता लगाना ही पड़ेगा। अनिल और प्रकाश चोरी छिपे देखते हैं तो कमंडल के आमरस का राज पता चल जाता है। अच्छा, तो उसके आमरस का ये राज है। इस कमंडल को तो हम चुरा लेंगे और फिर देखते हैं कि ये आमरस कैसे पीता है। अनिल और प्रकाश सोनू की आंख बचते ही वह कमंडल चुरा लेते हैं और पहाड़ी पर जाकर छुप जाते हैं। वहां पर उन दोनों में होड़ लगती है कि कौन उस कमंडल में से आमरस निकालेगा। ला प्रकाश, मुझे कमंडल दे, आमरस निकाल कर पीते हैं। मैं क्यों कमंडल दूं? मेरे हाथ में है कमंडल तो आमरस मैं ही निकाल देता हूं। नहीं नहीं, आमरस तो कमंडल से मैं ही निकालूंगा। अगर हिम्मत है तो मुझसे लेकर दिखा दे। आमरस का कमंडल मेरे पास है और मैंने मेहनत ज्यादा की थी कमंडल चुराने में, तो कमंडल का आमरस मेरा हुआ। मैं तुझे थोड़ा सा दे दूंगा। प्रकाश और अनिल उस कमंडल के लिए आपस में झगड़ा करने लगते हैं। तभी कमंडल उनके हाथ से गिर जाता है और आमरस बाहर गिरना शुरू होता है। जितनी बार वह पहाड़ी से टकराता है उतनी बार आमरस कमंडल से निकलता है, जिसकी वजह से वहां बाढ़ आ जाती है। मैंने कहा था ना, कमंडल मुझे दे दे, मैं इसमें से अच्छी तरह से आमरस निकाल लूंगा। पर तू तो है कि मेरी सुनता ही नहीं। अब जितनी बार भी ये पहाड़ी से टकराता है उतनी बार इससे आमरस इतना ज्यादा से ज्यादा निकल रहा है। इसी तरह से ये निकलता रहा तो बाढ़ आ जाएगी आमरस की। मुझे क्या पता था इसका जादू इतना ज्यादा चलेगा कि बाढ़ आने की नौबत आ जाएगी। देखते ही देखते पूरी कॉलोनी आमरस के सैलाब में डूब जाती है। सभी लोग उस आमरस में तैरते हुए नजर आते हैं। सबके घरों में आमरस पहुंच जाता है। जैसे ही सोनू को आमरस की बाढ़ के बारे में अंदाजा होता है, वह उस कमंडल को ढूंढने के लिए निकल जाता है। वह बाढ़ में बहता हुआ कमंडल के पास पहुंच जाता है। इस कमंडल के आमरस से तो बाढ़ ही आ गई है। इस बाढ़ को कैसे न कैसे करके मुझे ठीक करना होगा, नहीं तो सब कुछ तबाह हो जाएगा। सोनू उस कमंडल को अपने हाथ में लेता है और कमंडल से कहता है, कमंडल कमंडल, इस आमरस को अपने अंदर फिर से समेट लो। अगर तुम इसी तरह आमरस को बाहर करते रहोगे तो पूरी दुनिया ही इस आमरस में समा जाएगी। तुमसे अनुरोध है कि इस आमरस को अपने अंदर समेट लो। कमंडल अपने अंदर सारा आमरस ले लेता है और सब कुछ फिर से पहले जैसा हो जाता है। अब सोनू उस कमंडल को लेकर उस साधु महाराज के पास जाता है। साधु महाराज, इस कमंडल की अब कोई जरूरत नहीं है। इस कमंडल की वजह से तो पूरे आमरस की बाढ़ भी आ गई थी। मुझे तो बस थोड़ा सा आमरस चाहिए। मैं नहीं चाहता कि इस कमंडल के आमरस से फिर से कोई परेशानी हो। तो तुम क्या चाहते हो ये बताओ। साधु महाराज, मैं आपको ये कमंडल वापस करना चाहता हूं। आप इस आमरस के कमंडल को वापस ले लो, जिससे आगे कोई परेशानी ना हो। ठीक है, ये कमंडल तो मैं वापस ले लेता हूं, पर हां, जब भी तुम्हें आमरस पीने का मन हो तो तुम मेरे पास आ जाना।
मैं इस कमंडल से तुम्हें भरपूर मात्रा में आमरस पिला दूंगा। जी महाराज, जब मेरा आमरस पीने का मन होगा तब मैं आपके पास ही आ जाऊंगा, परंतु इस कमंडल से आमरस नहीं लूंगा, क्योंकि अति हर चीज की बुरी होती है। एक ना एक दिन अधिकतर चीज होने की वजह से हम मुसीबत में पड़ जाते हैं। जितना है उतने में ही संतुष्ट रहना चाहिए। तुमने बिल्कुल सही कहा। लालच बहुत बुरी चीज होती है। लालच में आकर ही अनिल और प्रकाश ने ये कमंडल चुराया, जिससे मुसीबत खड़ी हो गई। साधु को प्रणाम करके सोनू वहां से चला जाता है और फिर अपने कबाड़ बेचने का काम शुरू कर देता है। अब उसको किसी भी चीज को खाने का मन होता है तो वह साधु महाराज के पास चला जाता था। वह अपनी शक्तियों से उसको वही चीज दे दिया करते थे, परंतु वो कभी भी लालच नहीं किया करता था, क्योंकि उसने लालच का परिणाम भुगत लिया था। वही अनिल और प्रकाश को भी सबक मिल जाता है। वह अब किसी गरीब को परेशान नहीं करते हैं और कभी लालच नहीं करते हैं।